बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हिसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात के हवाले से जो केस की समाअत थी वो आज भी जारी रही। और आज एक अच्छी डेवलपमेंट ये थी कि जो मेन अपोजिशन जमातें हैं या हुकूमती जमातें हैं उनके रहनुमा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के साहिबान के सामने पेश हुए और वहाँ पे मुज़ाकरात के हवाले से बात की गई। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने उनको आज 4 बजे तक टाइम दिया था कि वो आपस में बैठ जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताए कि मुल्क भर में क्या तमाम जो सियासी जमातें हैं, जो बड़ी जमातें हैं, वो किसी एक तारीख पे मुत्तफिक हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके लिए रास्ता निकाल लेंगे। बसूरत दीगर अगर ये जमातें मुत्तफिक नहीं होंगी तो उसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 14 मई को पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाना है वो हुक्म अपनी जगह पे कायम है और वहाँ पे इंतखाबात होंगे और हर सूरत में होंगे। ये एक बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया आज चीफ जस्टिस साहब ने। और मेरे ख्याल में इसके बाद तो फिर कोई दूसरी गुंजाइश नहीं रही हुकूमत के पास, क्योंकि हुकूमत ने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर दिया। आज समाअत के दौरान वजारत दिफा का एक बार फिर भी जिक्र हुआ और उसके जो दरख्वास्त थी या उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको भी एक मज़ाक खेज़ करार दिया गया, क्योंकि वजारत दिफा का अभी सियासत से ताल्लुक़ क्या है कि उन्होंने एक ऐसी दरख्वास्त वहाँ पे की थी जिस पे उसी वक्त भी हमने कहा था कि इस किस्म की चीज़ों से वजारत दिफा को दूर रहना चाहिए। लेकिन उनकी दरख्वास्त ऑलरेडी चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दी, उसको मुस्तरद कर दिया, नाकाबिल समाअत करार दिया था। और आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक साहब जो पेश हुई, उनका मौक़िफ़ भी बड़ा अच्छा था, बड़ा सॉफ्ट था और वो यही बता रहे थे कि हम मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं, हम बातचीत के ज़रिए इसका रास्ता निकाल रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का भी, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का भी, और साथ सिराजुल हक साहब भी आए थे। और सिराजुल हक साहब को चीफ जस्टिस ने अप्रिशिएट भी किया कि उन्होंने जो एक सिलसिला शुरू कर दिया है इन जमातों के बीच मुज़ाकरात का, ताकि ये जो क्राइसिस है ये ख़त्म हो जाए, वो बहुत ज़्यादा हम अप्रिशिएट करते हैं। और यकीनी तौर पे इस वक्त मुल्क को उसकी ज़रूरत भी है। लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर जो एक 2 किस्म के ग्रुप है, एक है शहबाज शरीफ साहब का, दूसरा है नवाज शरीफ और मरियम नवाज का। मरियम नवाज जो ग्रुप है वो किसी भी सूरत में मुज़ाकरात के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही। और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मरियम नवाज का जो अभी तकरीबन कुछ देर पहले उन्होंने एक ट्वीट की, अगरचे वो उम्रे के लिए गई है, वहाँ पे एक मुक़द्दस जो सरज़मीन है वहाँ पे मौजूद है, और वहाँ से इस किस्म का ट्वीट मेरे ख़्याल में आप किसी भी बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जब आप अल्लाह ताला के घर में वहाँ पे मौजूद हों और आप इस किस्म का ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, इस किस्म का ट्वीट्स करते हैं और इस किस्म के अपने मुल्क के अंदर जो बहरान है और अनारकी है उसको फैलाने की कोशिश करते हैं, तो ये आप किसी भी मेरे ख़्याल में बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर एक और जो बड़ी अजीब किस्म की चीज़ जो मुझे लगी और जो मैंने महसूस किया कि मरियम नवाज की अदम मौजूदगी में उसकी कमी मौलाना फजल रहमान पूरी करने की भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मौलाना फजल रहमान की मरियम नवाज से मजबूरी क्या है। मौलाना फजल रहमान मरियम नवाज से इस हद तक क्यों मजबूर है कि वो एक सियासतदान के बजाय एक गांव के वडेरे का जो एक बदमाशी वाला रवैया होता है उसको अपना लिया है। बदमाशी करते हैं, धमकियाँ देते हैं और ऐलान जंग करते हैं और कहते हैं कि मैं किसी भी सूरत में मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हूँ। तो मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान की कोई हैसियत भी नहीं है। अगर यहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो शहबाज शरीफ साहब हैं, पीपल्स पार्टी है और तहरीक इंसाफ है, अगर ये किसी एक बात पे मुत्तफिक हो जाए तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान की कोई हैसियत बचती भी नहीं। लेकिन अगर एक पॉइंट पे इनको मुत्तफिक होना है, अगर ये मुत्तफिक हो जाए तो वहाँ पे मौलाना फजल रहमान की या ANP की या इस किस्म की जो जमातें हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। और मेरे ख्याल में फजल रहमान की वो हैसियत भी अभी नहीं रही जो पहले थी, कि उनके
साथ काफ़ी सारे लोग निकल आते थे, एहतजाज में हिस्सा लेते थे। अभी मौलाना एक एहतजाज का ऐलान करें, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि उनके साथ कितने लोग घरों से निकलते हैं और कितने लोग अभी उनके ऊपर एतमाद करते हैं। और ये आप उनका जो धमकियामेज़ रवैया है, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पब्लिक सपोर्ट है, वो मौलाना साहब लूज़ कर चुके हैं। उनके 2 मजबूरियाँ हैं। एक तो ये है कि अगर वो इलेक्शन में जाएँगे तो वहाँ पे उनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इवन कि उनका अपना जो डीआई खान से अपना नशिस्त है या उनके बेटे का है या उनके भाइयों का है, अली अमीन गंडापुर से वो नहीं जीत सकते। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक़्त जो बराए नाम निगरान हुकूमत मौजूद है, वो असल में गवर्नर हाउस से सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन नाम जो है वो निगरान हुकूमत का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मौलाना ये सोच रही है कि इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनके पास एक हुकूमत मौजूद है, तो वो क्यों इस हुकूमत को अपने हाथ से जाने दें। ये 2 किस्म की उनकी मजबूरियाँ हैं और तीसरी मजबूरी उनकी मरियम नवाज़ है। लेकिन ये मैंने बहुत कोशिश की इसको समझने का, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मौलाना साहब के मरियम नवाज़ से मजबूरी क्या है कि मरियम नवाज़ की अदम मौजूदगी में उनका जो बयानिया है या जो उनका मौक़िफ़ है, उसको आगे ले जाने के लिए मौलाना साहब पूरी तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल आए और वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डाला और वहाँ पे उसने बता दिया कि मैं न सुप्रीम कोर्ट के इन जज साहिबान को मान रहा हूँ, न मैं इनके सामने पेश होऊंगा, न मैं इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हूँ, न मैं किसी से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। तो जब एक सियासतदान हमेशा किसी भी मसले का रास्ता निकालने के लिए उनके पास बेहतरीन ऑप्शन जो हमेशा से हम सियासी जमातों के अंदर देखते चले आ रहे हैं, वो मुज़ाकरात होते हैं और वो कभी भी मुज़ाकरात के जो दरवाजे हैं वो कभी भी बंद नहीं करती। और ये मेरे ख्याल में आसिफ ज़रदारी साहब के साथ इमरान खान साहब का जो एक ताल्लुक़ है और जो इख्तिलाफ है वो मौलाना से भी ज़्यादा है। लेकिन आपने उसको देख लिया कि उसने भी यही बात की कि मुज़ाकरात के दरवाजे सियासी लोग बंद नहीं कर सकते। अगर आप इन दरवाज़ों को बंद करेंगे तो उसके बाद फिर आप मुल्क को आगे नहीं लेकर जा सकते। लेकिन मौलाना जो है वो अपनी मरियम नवाज़ से को खुश रखने के लिए या उनके ख्वाहिश के मुताबिक वो इस हद तक गए हैं कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हूँ और न मैं मुज़ाकरात करूँगा। ये वही मरियम नवाज़, चूँकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का। आप देख रहे हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक और अब्बासी साहब, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब है, या वहाँ पे अयाज सादिक जैसे जो संजीदा किस्म के लोग हैं, वो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं बज़ाहिर। और ये जो दूसरा राना सनाउल्लाह है या मरियम नवाज़ है, इस किस्म के जो लोग हैं वो नवाज शरीफ की तरफ खड़े हैं और मौलाना फजल रहमान भी उनके साथ मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो लोग हैं ये चुन के किसी भी सूरत में शिकस्त देखने या शिकस्त बर्दाश्त करने के काबिल नज़र नहीं आ रही। इसी वजह से ये मुल्क को जितना भी नुकसान पहुँचाए पहुँचने दो, लेकिन इन लोगों के जो ज़ाती नुकसान है वो इन लोगों तक न पहुँच जाए। ये बेसिकली जो बुनियादी चीज़ है वो यही है। उसके साथ साथ एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज जो हियरिंग हुई उसमें ये डॉन अखबार की स्टोरी है और उसके मुताबिक मुल्क के तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराने के मामले पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी कि अदालत अपना 14 मई का फैसला वापस नहीं लेगी। किसी भी फैसले को चैलेंज नहीं किया। अदालती फैसला वापस लेना मजाक नहीं है। फिर वहाँ पे वक्फे के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नाइक और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने चीफ जस्टिस से उनके चैम्बर में मुलाकात की। उसके बाद मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए फारूक एच नाइक ने कहा कि चीफ जस्टिस को आगाह किया है कि पीटीआई से मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। उनका कहना था कि समाअत अब 27 अप्रैल को होगी। ये जो समाअत है ये अभी 27 अप्रैल को होगी और 27 अप्रैल का डेट भी हुकूमत को दिया गया है कि 27 अप्रैल तक वो इलेक्शन कमीशन को पैसे जारी करे।
तो ये दोनों अभी एक ही साथ होंगे। उसके साथ-साथ वज़ारत दिफ़ा की जानिब से मुल्क की तमाम असम्बलियों के इंतख़ाबात एक साथ कराने की दरख़्वास्त पर समाअत करने के बाद अदालत ने दरख़्वास्त को नाक़ाबिल समाअत करार देते हुए आज पेशी पर तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को तलब किया था। आज समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ने दुआ की कि मौला करीम लंबी हिकमत दे ताकि सही फ़ैसले कर सकें, हमें नेक लोगों में शामिल कर और हमारे जाने के बाद अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए। चीफ जस्टिस का कहना था कि सिराजुल हक को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, आपने नेक काम शुरू किया है, अल्लाह इसमें बरकत डाले, अदालत इस नेक काम में अपना हिस्सा डालेगी। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब भी वहाँ पे पेश हुए और इसने कहा सुप्रीम कोर्ट आपका पाकिस्तान के हुक्म के वो तामील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो तहरीक इंसाफ उसको मानेंगे। उसके साथ साथ एक और जो बड़ी खबर है वो ये है कि आज मीडिया के अंदर यही खबरें आ रही थी कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के इंतखाबात से बाइकाट कर दिया है। तो मेरे ख्याल में बाइकाट जो है वो उनके पास एक ऐसा ऑप्शन है कि वो शर्मिंदगी से बच सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब वो इलेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे बदतरीन शिकस्त उनको पंजाब के अंदर होगी, तो शायद उस शिकस्त से बचने के लिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया होगा कि वो इलेक्शन से अगर बाइकाट करे तो वो शर्मिंदगी से बच जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर उनको बदतरीन शिकस्त होगी तो उसी सूरत में फिर वो आवाम के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो अगर वो बाइकाट करते हैं तो उसकी बुनियादी वजह भी वही है कि उनको अपना शिकस्त अभी से नज़र आ रही है और इसी वजह से वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात के डेट का ऐलान हुआ तो मुस्लिम लीग नून ने अगर वहाँ पे बाइकाट कर दिया तो आप याद रखें कि JUI यहाँ पे करेंगे, क्योंकि JUI को भी इस चीज़ का इल्म है कि उनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ANP को भी उसी तरह की शिकस्त होगी खैबर पख्तूनख्वा में और JUI को भी होगी। तो इसी वजह से आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दोनों जमातें भी मुस्लिम लीग नून को फॉलो करें और ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अवाम के सामने या शर्मिंदगी से बचने के लिए यहाँ पे इस किस्म का कोई फैसला करे, लेकिन यह भी देखा जाएगा। आज़ाद कश्मीर में एक बड़ा अजीब किस्म का काम हुआ। वहाँ पे चौधरी अनवरुल हक जो तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनका एक लोटा बन गया था और वो वहाँ के वज़ीर आज़म बन गए हैं और पिछले 2 साल के दौरान ये तीसरा वज़ीर आज़म है कि वहाँ पे बन गया। और बड़े अजीब किस्म की बात ये थी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हिमायत से ये वज़ीर आज़म वहाँ पे बना है, अगरचे इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और ये उस असम्बली के स्पीकर थे और आज उनको वहाँ पे वज़ीर आज़म बनाया गया है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अभी कश्मीर के बाद ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी यही सिलसिला होगा, वहाँ भी रिजीम चेंज ऑपरेशन करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी यही कोशिश की जाएगी कि वहाँ भी पीपल्स पार्टी के किसी बंदे को लाया जाए, वहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा जाए। यहाँ भी तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा गया, ख्वाह ताकत के ज़रिए, दबाव के ज़रिए या पैसे के ज़रिए, जिस तरह भी हुआ, लेकिन यहाँ भी तहरीक इंसाफ के साथ वही चीज़ हुआ और वहाँ भी ज़मीर फरोश निकल आए। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के अंदर से मेरे ख्याल में ये इस सिलसिले को ख़त्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर ये जो ज़मीर फरोशी है इसको सख्ती के साथ आइन के अंदर ऐसे तरामीम करने की ज़रूरत है कि जो भी बंदा अगर ज़मीर फरोश बन जाए तो फिर कम अज़ कम उनकी सियासत के लिए पूरी उम्र की पाबंदी आयद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं होंगे उसी वक्त तक आप पाकिस्तान के अंदर ये जो ज़मीर फरोशी है या जो ताकतवर लोग हैं अपनी मर्ज़ी से लोगों को इधर उधर करने का जो एक गेम पिछले 70-75 साल से चल रहा है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जब तक आप एक सख्त किस्म की आईनी तरामीम नहीं लेकर आएंगे उसी वक्त तक ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।